Good morning, my dear students. I am विशाल शर्मा, कॉमर्स फैकल्टी इन यूएस एकेडमी इंस्टीट्यूट गोरखपुर। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11 के कुछ सम स्पेशल एक्सपेंसेस और इनकम लेके आया हुआ हूँ। यस, एक्सपेंसेस, ठीक है, और इनकम। कैसे एक्सपेंसेस और इनकम स्पेशल, कुछ अलग तरह के। जैसे नॉर्मली तो आप लोग जानते होंगे कि एक्सपेंसेस क्या होता है, कोई सामान खरीदा गया या कोई भी सर्विसेज लेते हैं उसके बदले में जो पैसा देते हैं वो हमारा एक्सपेंसेस हो जाता है। इनकम क्या होती है, सामान बेचेंगे, काम करेंगे तो जो भी पैसा हमको मिलेगा वो हमारी इनकम हो जाती है। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस होते हैं इनकम और एक्सपेंसेस की, मैं आपसे आज वो डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑलरेडी मैंने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के वीडियो डाल दिए हुए हैं, आप यूट्यूब चैनल्स पे आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसको जरूर देखें, तब ये देखें ताकि उसी कॉन्सेप्ट पे ये एक्सपेंसेस और इनकम जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्पेशल एक्सपेंसेस एंड इनकम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ऐसा एक्सपेंसेस, ठीक है, जो हो चुका है लेकिन हमने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया है। देखिए वही डेफिनेशंस लिख लिया मैंने, आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। यहां लिखा हुआ दे आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन बिकम ड्यू ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, उस एक साल में 12 महीने के अंदर में वो एक्सपेंसेस मैंने कर दिया है। ठीक है, which have not been paid, लेकिन मैंने उसका पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, जैसे सपोज कि मैंने एक बिल्डिंग ले ली है अपने ऑफिस के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसमें मैंने अपना ऑफिस जो है चालू कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है, 2-3 महीने उसमें काम भी कर लिए हैं, लेकिन जो उसका लैंडलॉर्ड, जो मालिक है बिल्डिंग का, मैंने उसको अभी तक जो है उस रेंट का पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो इस केस में ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। मतलब खर्चा तो मैंने कर दिया है लेकिन पेमेंट नहीं किया है, मतलब ये पेमेंट हमको फ्यूचर में किसी कंडीशन में करना ही करना है। ये हमारा होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब स्टूडेंट ये क्या है, इट इज अ लायबिलिटी। ये हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता चुका है, फिर से एक बार बताता हूँ। लायबिलिटी क्या होती है, एक तरह से बोल सकते हैं कर्ज बोल सकते हैं या उधारी बोल सकते हैं, ठीक है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं, जो हमको फ्यूचर में कैश में पेमेंट करना है। ठीक है, फ्यूचर में हमको किस में देना है, कैश में देना है, वही हमारी क्या हो जाती है, लायबिलिटी होती है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ध्यान से, प्रीपेड क्या होता है देखिए, इट रिफर टू दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैव ऑलरेडी पेड इन एडवांस। अब देखिए ये इसका जस्ट अपोजिट ये होता है, हमने इसमें क्या किया था, खर्चे तो कर दिए थे लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रीपेड में हम लोग खर्चा तो कर दे रहे हैं लेकिन उस खर्चे का यूटिलाइज नहीं किया गया है। सपोज अब इसी एग्जांपल को बताते हैं, जो मैंने बताया था कि एक बिल्डिंग मैंने लैंडलॉर्ड से किराए पर ले लिया, रेंट पे ले लिया। ठीक है, 10,000 रुपए मंथली बेसिस पे मैंने लैंडलॉर्ड को 10,000 रुपए पे कर दिया और मैं बोला कि मैं 1 महीने बाद जो है आके इसमें शिफ्ट करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने उसको रेंट दे दिया है ऑलरेडी, लेकिन अभी उस रेंट को मैंने यूटिलाइज नहीं किया है। उस रेंट को, उस खर्चे को कब तक हम लोग यूटिलाइज करेंगे, जब तक मैं उसको अपना ऑफिस खोल के 1 महीना चला नहीं लूंगा, तब तक के लिए वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाएगा। हो रहा है? अब ये हमारे लिए क्या होता है, इट इज एसेट्स होता है। क्या होता है हमारे लिए, एसेट्स। क्यों एसेट्स होता है, क्योंकि अब जब भी हम फ्यूचर में उस बिल्डिंग में अपना ऑफिस डालेंगे और काम करेंगे, तो जो मैंने एडवांस दे चुका था उस एडवांस का पेमेंट नहीं करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसीलिए वो हमारे लिए एसेट्स का काम करता है, क्योंकि हम जब भी काम करेंगे तो अब फ्यूचर में उस अमाउंट के लिए, उस पैसे के लिए हम लोग पैसा पेमेंट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं एक्रूड इनकम। इसको अर्न इनकम भी बोला जाता है, एक और नाम होता है इसका अर्न। ठीक है, अर्न इनकम, एक्रूड भी बोल सकते हैं, अर्न भी बोल सकते हैं। कहीं आपको एक्रूड मिलेगा, किसी बुक में अर्न मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और ये हमारे लिए इनकम होती है। देखिए अभी तक हम लोग एक्सपेंसेस पे थे, ये भी एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंसेस, ये हमारे लिए इनकम आ गई है लोग। अब इनकम क्या होता है, देखिए मालूम है आपको इनकम क्या होता है, पैसा कमाते हैं, सेल करेंगे, प्रॉफिट होगा, वो हमारी इनकम। जॉब करते हैं, सैलरी मिलता है, वो हमारी इनकम। ठीक है, तो इट इज एन इनकम व्हिच हैव बीन ऑन द अकाउंटिंग पीरियड।
हमने अकाउंटिंग पीरियड के बीच में अर्न कर लिया है, कमा लिया है, ठीक है, बट नॉट येट रिसीव, लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है क्या बोला है? हमने अर्न कर लिया है अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो उसके बीच में, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में हमने क्या कर लिया है, वो कमा तो लिया है, ठीक है, वो पैसा कमा लिया है, लेकिन हमको अभी तक मिला नहीं, मेरे हाथ में आया नहीं है, मेरे जेब में नहीं आया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रूड इनकम, मतलब फ्यूचर में हमको मिलेगा, ठीक है। जैसे हम किसी आदमी के यहाँ गए, किसी एम्प्लॉयमेंट पे गए, किसी ओनर के पास गए, उनके यहाँ जॉब कर लिए, ठीक है स्टूडेंट, और जॉब कर ली है और 1 महीना कंप्लीट हो गया मेरे जॉब का, तो हमको क्या मिलना चाहिए, अब सैलरी मिलना चाहिए, लेकिन ओनर ने बोला कि अभी हम नहीं देंगे, कुछ दिन बाद देंगे, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि हमने कमा तो लिया है, अब वो इनकम हमको मिलनी ही मिलनी है, आज नहीं मिलेगी, फ्यूचर में मिलेगी, लेकिन मिलेगी। तो हमारे पास फ्यूचर में क्या आने वाला है, कैश आने वाला, और कैश क्या होता है, एसेट्स होता है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स, ठीक है। इस तरह से लॉजिक लगाते हैं, देखिए फ्यूचर में हमको पैसा मिलने वाला है, पैसा हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स है, तो हमारे लिए क्या काम करेगा, एसेट्स का काम करता है, इसको बोलते हैं एक्रूड इनकम और अर्न इनकम। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है अनएक्रूड इनकम। अनएक्रूड क्या होता है, ऐसे एक्सपेंसेस जो हमको रिसीव तो हो गया है, ध्यान दीजिएगा, रिसीव हो गया है, लेकिन मैंने अभी तक उसको कमाया नहीं था, मतलब उस अमाउंट पे मेरा हक नहीं है। देखिए, इट इज एन इनकम विच हैव बीन रिसीव बिफोर इट हैव बीन अर्न, हमको रिसीव हो गया है वो कमाने से पहले, अर्न करने से पहले। अर्न का मतलब होता है कमाना, मतलब कि वो पैसा पूरी तरह से मेरा हो जाता है। जैसे हम सामान को सेल करते हैं, तो सेल करते हैं तो उस सेलिंग प्राइस जो होती है वो किसकी हो जाती है, मेरी हो जाती है, तो उसको तो बोलते हैं अर्न कर लिए, ठीक है, कमा लिया गया। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमको मिल तो गया है, वो पैसा मिल तो गया है, लेकिन मैंने अर्न नहीं किया है, मतलब कोई आदमी आया और 10,000 रुपए हमको एडवांस देके चला गया। एक मिस्टर राम बिजनेसमैन है, वो हमसे सामान खरीदने आए और वो बोले कि ये 10,000 रुपए दीजिए और रख लीजिए, हम 2 दिन बाद आके इसका क्या ले जाएंगे, सामान लेकर जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो 10,000 रुपए जो हमको मिला है वो हमारे लिए क्या है, अनएक्रूड इनकम है, मतलब कि वो हमको एडवांस में मिल गया है अभी काम करने के लिए, जब तक कि मैं उस सामान की डिलीवरी मिस्टर राम जो भी बिजनेसमैन थे उनको कर न दूं, तब तक के लिए वो मेरे लिए क्या होती है, अर्न इनकम। अब जैसे ही मैंने उनको वो क्या करूंगा, डिलीवर कर दूंगा सामान, या वो आकर ले जाएंगे, तब वो क्या कहलाएगा, हमारे लिए अर्न कहलाएगा। लेकिन जब तक मैं उनको नहीं दूंगा तब तक वो क्या कहलाएगा, अनअर्न, मतलब मैंने अभी तक कमाया नहीं है। और है इट इज अ लायबिलिटी, ये हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। अब तो आपको ये लॉजिक लगाने आ गया होगा। देखिए, राम से हमको एडवांस में मिल गया, कमाया नहीं है अभी, तो कमाया नहीं है इसका मतलब कि उतने रुपए के लिए हमको फ्यूचर में काम करना है, दोहरा है, उतने रुपए के लिए जितना मान उन्होंने 10,000 रुपए हमको दिया, तो 10,000 का सामान हमको उनको फ्यूचर में देना है। जब तक नहीं देंगे तब तक वो हमारी क्या कहलाएगी, लायबिलिटी कहलाएगी। लायबिलिटी पता है, बताएंगे आपको। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये हम लोग अपने लाइफ में देखते हैं लेकिन हम लोग को मालूम नहीं चलता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले मैं आपको जो है इसका डेफिनेशन बताऊंगा, फिर एग्जांपल दूंगा, ठीक है। When a fixed asset is used continuously, fixed assets, याद रखिएगा यहाँ पे ये fixed assets की बात कर रहा है। assets कई तरह के होते हैं, मैंने ऑलरेडी बता चुका आपको, assets कई तरह के होते हैं, करंट assets और fixed assets। तो हम लोग यहाँ पे करंट assets को भूल जाने वाले हैं, हम लोग को डेप्रिसिएशन जो है केवल फिक्स एसेट्स पे ही चार्ज होता है, तो हम लोग केवल फिक्स एसेट्स को ही ध्यान देंगे अभी कि फिक्स एसेट्स क्या होता है, ठीक है। तो फिक्स एसेट ऐसे एसेट्स होते हैं जो हम लोग खरीदते तो हैं एक बार, लेकिन उसका यूज कंटिन्यूअसली करते हैं। कंटिन्यूअसली का मतलब साल दर साल, मतलब 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल ऐसे किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स एसेट। सपोज मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदी, समझ रहा है, मैंने क्या खरीदा है, मोटरसाइकिल खरीदा 1,20,000 रुपए का। अब बताओ स्टूडेंट्स कि 1,20,000 का जो मैंने मोटरसाइकिल खरीदा है, क्या 2 दिन बाद फिर जाऊंगा खरीदने,
एक हफ्ते बाद फिर जाऊंगा खरीदने, कल उसको बेच दूंगा आज खरीदा हो तो। ऐसा नहीं होता है, ये प्रैक्टिकल लाइफ है, आप लोग भी जानते होंगे। एक बार अगर मोटरसाइकिल खरीद लिया तो आदमी कम से कम 2-4 साल, 5 साल, 10-10 साल, 15-15 साल तक ही उसको चलाते हैं। गवर्नमेंट कितना वैलिडिटी देती है कितने साल की चलाने के लिए, आपको पता है? कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो कोई भी मोटरसाइकिल हमने खरीदा 1,20,000 रुपए का, और उसको जो है यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं, ठीक है। सपोज कि आज है, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी 2020 को एक मोटरसाइकिल खरीदा गया 1,20,000 रुपए का। कितने का खरीदे? 1,20,000 रुपए का, ठीक है। अब बताइए स्टूडेंट्स, मैं इसको जो है 1 साल चलाऊंगा, मतलब कब तक चलाऊंगा? 31 दिसंबर तक मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है, 2020 तक। 31 दिसंबर 2020 तक 1 साल मैंने चला लिया। अब मुझे लगता है कि नहीं, अब दूसरी बाइक खरीदनी चाहिए, ये बाइक का वर्जन पुराना हो गया, मुझे BS6 खरीदनी चाहिए, वगैरह वगैरह कुछ भी, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे? अपनी पुरानी बाइक को सेल कर देंगे, खरीद के लगाते तो जाते नहीं है, ठीक है। तो पुरानी बाइक को लोग क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं, किसी दोस्त को, मित्र को, OLX पे बहुत सारे मीडियम्स होते हैं बेचने के लिए, ठीक है। तो मैंने अपनी पुरानी बाइक को अब सोच रहा हूँ कि मैं उसको बेच दूँ। तो खरीदे थे तो 1,20,000 रुपए में, अब बेचेंगे तो क्या ये 1,20,000 मिलेगा? सोच के बताइए, 1,20,000 मिलेगा? मैं आपसे कहूँ कि मेरा बाइक जो है 2 साल पुराना हो गया है, 1 साल पुराना हो गया है, ये लोग 1,20,000 रुपए में इतने खरीदा, इतने में आपको भी खरीद लो, तो क्या हमसे खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, ठीक है। प्रैक्टिकल सी चीज है, कोई नहीं खरीदेगा। तो स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। अगर मैं 1,20,000 का बाइक जो है 1 साल बाद बेचने जाऊं तो कितने में बिकेगा? 70,000 में, 75,000 रुपए में, या मैक्सिमम 80,000 रुपए में, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। अब ये वैल्यू क्यों डाउन हो रही है, सोचा है कभी आपने? ये वैल्यू क्यों डाउन हो रही है? इसका रीजन क्या होता है? हमने उसको क्या किया है? यूज किया है। कैसे यूज किया? कंटिन्यूअसली यूज किया। बाइक खरीदते हैं, डेली चलाएंगे, कभी कभी छुट्टी हुआ तो नहीं चलाने चाहिए, तो कंटिन्यूअस चलाते हैं, हमेशा चलाते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। उसमें कुछ गिरावट आ जाती है, कुछ कमी आ जाती है, कुछ वर्जन चेंज हो जाते हैं, तो उसकी वैल्यू इन सब रीजन से, कारण से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसी डिक्रीज वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। समझ रहा है आपको? तो ये क्या है? व्हेन फिक्स्ड एसेट इज यूज्ड कंटीन्यूअसली, हम फिक्स्ड एसेट को कंटीन्यूअस यूज करते हैं। मोटरसाइकिल खरीदे, मोटर कार खरीदा, बिल्डिंग खरीद लिया, ठीक है। देयर इज अ सम डिक्रीज इन इट्स वैल्यू, दिस डेफिशिएंसी इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। उस कमी को ही यूज करने से उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उस कमी को ही, डिक्रीज वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, क्लास 11th में डेप्रिसिएशन का एक पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो अभी आगे आने वाला है, काफी आगे है, ठीक है। तो आप लोग डेप्रिसिएशन जानिए बस क्या होता है, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा, एक ऐसा सेट्स होता है जिस पर ये फॉलो नहीं होता है, आपको पता है? एक ऐसा एसेट्स होता है जिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। कौन सा एसेट्स होता है वो? उसको बोलते हैं लैंड। लैंड मतलब मालूम है? जमीन, भूमि। तो लैंड पे जो है वो डेप्रिसिएशन का ये रूल जो है वो फॉलो नहीं होता है, एक्सेप्ट लैंड। लैंड को छोड़कर कोई ऐसा चीज नहीं है पूरे वर्ल्ड में जिसकी वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होती है। और स्टूडेंट्स, चलिए तो नेक्स्ट पढ़ते हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया शब्द मिलेगा, ठीक है। तो बैड डेब्ट्स क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। व्हेन सम अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर। डेटर कौन होते हैं पता है आपको? डेटर मैंने ऑलरेडी बता चुका है। डेटर जिनसे हमको फ्यूचर में पैसा लेना है। सपोज कि मैंने मिस्टर राम को 50,000 रुपए का उधार सामान बेचा। When the goods sold to Mr. Ram on credit basis, कैसे बेचा है? उधार बेचा है, 50,000 रुपए का उधार बेच दिया। अब फ्यूचर में राम से हमको 50,000 मिलेगा ना, तो जब तक राम हमको 50,000 नहीं देंगे तब तक वो मेरे बुक के अकाउंट में, मेरे बुक में उनको डेटर के नाम से जाना जाएगा। समझ रहा है? किस नाम से जानेंगे? डेटर के नाम से। तो when some amount not received from debtor, तो जब तक कि उनसे पैसा नहीं मिलता है या नहीं मिलने वाला है, एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इन द फ्यूचर आल्सो। समझ में आ रहा है?
मिस्टर राम को मैंने 50,000 बेच दिया था, उस 50,000 में से मिस्टर राम ने केवल 10,000 दिया है या कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है, और हमको लग रहा है कि अब वो देंगे भी नहीं, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि सर क्यों नहीं देंगे, हम किसी को पैसा दिए, किसी को सामान दिए, तो वो हमको पैसा क्यों नहीं देगा, पूछ सकते हैं ना, अभी बताऊंगा आपको, टेंशन ना लीजिए। तो फ्यूचर में भी मिलने की कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं दिख रही है, देन इट इज ए कंसीडर्ड एज बैड डेब्ट। तो हम लोग उसको क्या मान लेते हैं, बैड डेब्ट्स मान लिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अभी 2 दिन 3 दिन पहले का ब्रेकिंग न्यूज है, आप लोग पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज देखते होंगे, तो याद होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने लगभग 65,000 करोड़ को जो है वो बैड डेब्ट्स में डाल दिया है, ठीक है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तो उसने 65,000 लगभग करोड़ को बैड डेब्ट्स में डाल दिया है, ठीक है। तो वो बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है कि अब उतना पैसा गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने लोगों को उधार दे के रखा था, ठीक है, किसको किसको दिया था वो भी बताऊंगा अभी, तो उधार दे के रखा था, लेकिन उनसे ये पैसा रिसीव नहीं हो पा रहा है, किसको, आरबीआई को रिसीव नहीं हो पा रहा है, तो रिसीव ने बैंक ने उसको क्या मान लिया है, बैड डेब्ट्स मान लिया, ठीक है। तो कौन है जिनसे वो पैसा नहीं मिल पा रहा होगा, तो ये आपको लोग को नाम अच्छे से पता होगा कि कुछ ऐसे लोग हैं इंडिया के जिन्होंने पैसा लोन तो ले लिया, लेकिन लोन देने के बाद उसको रिटर्न नहीं कर रहा है और वो देश छोड़कर जा चुके हैं, जैसे विजय माल्या, नाम पता होगा आपको, नीरव मोदी, काफी न्यूज में ये थे, तो आप लोग को सबसे नॉर्मल चीजें पता ही रहती हैं, ठीक है। तो उन्होंने पैसा लेके चला गया, भारत छोड़ दिए, लोन लिया, लेकिन उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है, किससे, आरबीआई से, गवर्नमेंट से रिकवरी नहीं हो पा रही है, तो वो लोग क्या मान लिए, उसको बट्टा खाते में डाल दिए, न्यूज़पेपर में जाना बट्टे खाते में डाल दिए, तो उसको क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट बोलते हैं, मतलब फ्यूचर में दिखेगा नहीं, मतलब कि आरबीआई ने मान लिया है कि मुझे 65,000 करोड़ अप्रॉक्स का लॉस हो चुका है और वो फ्यूचर में मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये होता है बैड डेब्ट्स, मतलब समझ में आ गया स्टूडेंट कि ऐसा कोई भी पैसा जब हम किसी को उधार दे दिए हैं या उतने रुपए का उधार सामान बेच दिया गया है और फ्यूचर में नहीं लग रहा है कि उनसे वो पैसा हमको मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बैड डेब्ट्स मान लिया जाता है कि अब ये जो है हमारे मिलने वाला फ्यूचर में नहीं है, और ये हमारे लिए क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव होता है, या लॉस भी बोल सकते हैं, लॉस हो जाता है हमारे लिए, ठीक है, क्या हो जाता है, लॉस। ऐसे लॉस जो मेरी जेब से तो जाता है, मेरी जेब से तो जाता है, लेकिन मुझे पता नहीं चलता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ बैड डेब्ट, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस, ठीक है। नॉन कैश एक्सपेंसेस हो रहा है ये खर्चे, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आपको पेट्रोल खरीदना है तो आप पेट्रोल पंप पे जाओगे, 100 रुपए दोगे, 200 500 जितना भी दोगे और पेट्रोल भराओगे, तो ये क्या है, कैश एक्सपेंस, आपने नगद दिया, सामान आपको मिल गया, ठीक है, आपने उसका यूटिलाइज भी कर लिया। लेकिन ये ऐसे खर्चे होते हैं जो हो तो रहा है, बाइक चला रहे हैं रोड पे, एक बार खरीदा 1,20,000 देके बाइक चला रहे हैं रोड पे, जितना चलेगा उतनी उसकी वैल्यू डाउन हो रही है, लेकिन आपको ये पता नहीं चलता है, उसी को बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस। और स्टूडेंट, तो ये हमारे कुछ सम एक्सपेंसेस और स्पेशल एक्सपेंसेस और इनकम थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया है स्टूडेंट्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट जो है फ्यूचर में आने वाले समय में मैं आपके लिए जो है नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।